जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं कुमार गौरव गैनीमीड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल तक हम लोगों ने देखा था कि जो भारत का भौतिक स्वरूप था उसका जो हम लोगों ने वर्गीकरण किया था, जिसके आधार पर हमने भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको 4 भागों में डिवाइड किया। पहला था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा था प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा था अपना मध्य का विशाल मैदान और चौथा था जो तटीय प्रदेश एवं द्वीपीय समूह। तो हम लोग इन 4 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र पढ़ चुके हैं जो था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। आज से जो हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है वो है प्रायद्वीपीय पठार। तो आप लोग हेडिंग डालिए प्रायद्वीपीय पठार यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पहाड़ों, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पठारों के बारे में हम लोग परिचर्चा करेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय क्षेत्र की उत्पत्ति का सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे कालखंड में चलते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, प्रायद्वीपीय क्षेत्र को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है पठारी क्षेत्र। तो हेडिंग इसमें आप लोग सब डिवाइड कर लीजिए। पहला है पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है सबसे वो है पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी चोटियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और पठारी क्षेत्र में जो है हम लोग पठार के बारे में, जैसे छोटा नागपुर का पठार हो गया, ठीक है, मालवा का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, तो इन सब के बारे में हम लोग पठारी क्षेत्र में पढ़ेंगे। और जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इस तरह के टॉपिक्स हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो मैं इसका फर्दर टॉपिक्स लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि हम लोग को कितना कम पढ़ना होता है और हम लोग क्या क्या पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पर्वतीय क्षेत्र में जो हम लोग को पढ़ना है, पहला टॉपिक है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कहते हैं पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। चौथा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कहते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे विंध्यन रेंज यानी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इतने टॉपिकों के बारे में हम लोग परिचर्चा करेंगे। और पठारी क्षेत्र में जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वो पठारी क्षेत्रों में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला पढ़ेंगे मालवा का पठार, दूसरा इसी में पढ़ेंगे दक्कन का पठार, तीसरा जो पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने वाले हैं तेलंगाना का पठार, चौथा जो टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा मैसूर का पठार,
पांचवा इसमें जो सब टॉपिक है वो है छोटा नागपुर का पठार, और जो एक छठवां टॉपिक है वो है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड या बघेलखंड, बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो ये हमारे सब टॉपिक हैं, जितने ये सब टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं इस टॉपिक में। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र को प्राय 6 भागों में डिवाइड किया जाता है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। फिर हम लोग जब पठारी क्षेत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग मेनली मालवा का पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, मैसूर का पठार, छोटा नागपुर का पठार और बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार के बारे में परिचर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रब करता हूं, उसके बाद हम लोग हेडिंग डालते हैं प्रायद्वीप। देखिए यहां पे आप लोग डाल लीजिए हेडिंग प्रायद्वीपीय क्षेत्र। देखिए क्या था, पहले मैं आप लोगों को ध्यान से बताता हूं। पहले थी ये एक यूरेशियन प्लेट, ये थी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और ये था अपना प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो प्रायद्वीपीय भारत की जो उत्पत्ति हुई है, पहले हम लोग इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। तो यहां पे हेडिंग डाल लीजिए उत्पत्ति। तो प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो उत्पत्ति हुई है वो एजियोइक महाकल्प में एक कालखंड आया था जिसको कहते थे प्री कैम्बियन कालखंड। तो यहां पे लिख लीजिए एजियोइक कालखंड में, एजियोइक महाकल्प में, एजियोइक महाकल्प में एक कालखंड आया था जिसको कहते थे प्री कैम्बियन, प्री कैम्बियन कालखंड। तो एजियोइक महाकल्प में एक जो कालखंड आया था जिसको कहते थे प्री कैम्बियन कालखंड, इसमें क्या हुआ कि ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो भारतीय जो प्रायद्वीप है ये गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था, गोंडवाना लैंड। देखिए मैं अभी आप लोग को इसके बारे में पूरा बता देता हूं। जैसे पहले जो हमारी धरती थी, इसमें पहले क्या हुआ था, अंकारा लैंड इधर था गोंडवाना लैंड, और बीच में था टेथिस सागर। ठीक है, तो अंकारा गोंडवाना जो लैंड है, इससे जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो पार्ट है वो टूट के अलग हो गया, और टूट के अलग होने के बाद यह यूरेशियन प्लेट में आकर टक्कर मारा। ठीक है, और इसके बीच में क्या था, टेथिस सागर। ये क्या था, टेथिस सागर, जिसके कारण क्या हुआ कि टेथिस सागर में जब ये आके टक्कर मारा तो अभिसरण के कारण यूरेशियन प्लेट और ये जो भारतीय प्लेट थी, भारतीय प्लेट में क्या क्या आता था, ये भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय प्लेट के अभिसरण के कारण इसके बीच में जो अवसाद था टेथिस सागर में, उसमें वलन पड़ गया, जिसके कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई। ये मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। तो हिमालय का अगर गर्भगृह कहा जाए तो वो किसको कहते हैं, टेथिस सागर को, यानी हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है। लेकिन ये जो एजियोइक महाकल्प में के प्री कैम्बियन कालखंड में क्या हुआ कि यह जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये
गोंडवाना लैंड से अलग हो गया, ठीक है। जब ये जो गोंडवाना लैंड से मान लीजिए यहाँ से अलग होके ये यूरेशियन, इसमें थी यूरेशियन प्लेट में आकर इसकी अभिसरण होने लगा। तो अभिसरण के कारण तो उसका हिमालय का निर्माण हुआ जो कि नवीन वलित पर्वत है, लेकिन इसका जो निर्माण हुआ है प्रायद्वीपीय भारत का, इसका निर्माण हुआ है एजोइक महाकल्प में गोंडवाना लैंड से, ठीक है। तो ये हो गई प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा। अब अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो भारत का सबसे जो पुराना भाग है, जो सबसे प्राचीन भाग है वो कौन सा है, तो देखिए जो पहली बात यह है कि भारत में चाहे विश्व में जो भी पर्वतीकरण हुआ है वो 3 कालखंड में हुआ है। जैसे पहले हुआ है मैं यहां पे लिख देता हूं प्री कैम्बियन काल में, दूसरा हुआ है डेविडियन काल में, और तीसरा जो पर्वतीकरण हुआ है वो हुआ है साइनोजोइक या टर्शियरी। तो प्री कैम्बियन कालखंड में भारतीय उपमहाद्वीप यानी अगर कहें तो भारतीय प्रायद्वीप का हम लोग विस्तार देखते हैं। मतलब प्री कैम्बियन कालखंड में भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारतीय प्रायद्वीप का जन्म हुआ। तो इसलिए पूरे भारत का जो हम लोग वर्गीकरण देखते हैं, भौतिक जो विस्तार है, जो भौतिक उसका वर्गीकरण देखते हैं, उसमें जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये सबसे पुराना क्षेत्र है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पुराना जो भाग है भारत का, हिमालय से भी पुराना जो भाग है वो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है प्रायद्वीपीय भारत की उत्पत्ति हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे हुई थी। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की उत्पत्ति कहां से हुई, तो ये हुई थी गोंडवाना लैंड से। ये है गोंडवाना और ये है अंकारा, ठीक है। इसकी परिचर्चा हम लोग बाद में करेंगे, जब विश्व का भूगोल देखेंगे तो इसको हम लोग सविस्तार पढ़ने वाले हैं। लेकिन बस हम लोग प्रायद्वीपीय क्षेत्र को समझने के लिए ये समझ लेते हैं कि पहले अंकारा, गोंडवाना लैंड और बीच में था टेथी सागर, और गोंडवाना लैंड का ही ये पार्ट है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। इतना आप लोग समझ चुके हैं। और चूंकि यह गोंडवाना लैंड का पार्ट है और इसका निर्माण हुआ था एजोइक महाकल्प और प्री कैम्बियन कालखंड में, और चूंकि यह पर्वतीकरण का जो कालखंड है इसमें सबसे पहले यानी सबसे प्राचीन है, इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग सबसे प्राचीन मानते हैं, ठीक है। हिमालय से भी प्राचीन ये क्षेत्र है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो भारत का भौतिक स्वरूप है उसमें प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन क्यों है, तो आप लोग समझा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसके बारे में हम लोग सविस्तार पढ़ने वाले हैं। देखिए ये था अपना प्रायद्वीपीय क्षेत्र। अब हम लोग जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत जो पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ने वाले थे, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ने वाले थे। उस पर्वत श्रृंखला में सबसे पहला टॉपिक क्या था हमारा, उस पर्वत श्रृंखला में सबसे पहला टॉपिक था पश्चिमी घाट। तो यहां पे टॉपिक लिख लीजिए पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट को हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, फिर पढ़ेंगे पूर्वी घाट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसका मैप बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। देखिए अगर मैं ठीक है, इसको मैं थोड़ा रब कर दे रहा हूं, हेडिंग में यहां डाल दे रहा हूं पश्चिमी घाट, ठीक है।
और ये जो पूरा है ये आगे तक बढ़ा हुआ है। देखिए हम लोग को मेनली यहीं पे पढ़ना है, इसलिए मैं इतना ही मैं ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, पश्चिमी घाट, ठीक है। तो अगर पश्चिमी घाट की जो अवस्थिति देखी जाए और पश्चिमी घाट का विस्तार देखा जाए तो पश्चिमी घाट जो है वो कॉन्टिन्यूअस फैला हुआ है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार क्रमबद्ध फैला हुआ है। अगर पूर्वी घाट को हम लोग देखेंगे तो ये टुकड़ों में फैला हुआ, उसका मैं कारण अभी बताऊंगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो पश्चिमी घाट है इसका विस्तार तापी नदी के मुहाने से लेकर, यह है तापी नदी, तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, यहां है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी मतलब अगर पश्चिमी घाट का विस्तार देखा जाए तो पश्चिमी घाट तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। और जो पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई है वो है 1200 मीटर। और पश्चिमी घाट की जो कुल लंबाई देख रहे हैं जो कि तापी नदी से कन्याकुमारी के बीच में फैला हुआ है, ये जो कुल लंबाई है ये है 1600 किलोमीटर। कुल लंबाई हो जाती है 1600 किलोमीटर। यानी पश्चिमी घाट जो कि तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। और इसकी जो इसमें जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो पर्वत हैं, उनका जो औसत ऊंचाई है वो है 1200 मीटर। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कुल लंबाई है 1600 किलोमीटर, औसत ऊंचाई है 1200 मीटर, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है इसको सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट का जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं सह्याद्री। तो यहां पे लिख लीजिए सह्याद्री, सह्याद्री, सह्याद्री पर्वत, ठीक है। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री की भी संज्ञा दी जाती है। अगर हम लोग देखें तो हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी ये पर्वत श्रृंखला है जिसको कहते हैं पश्चिमी घाट। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि हिमालय के बाद पश्चिमी घाट भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। देखिए जो पश्चिमी घाट है इसको एक 16 डिग्री चैनल यानी 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश दो बराबर भागों में विभक्त करती है। देखिए यहां पे है ये है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कहते हैं 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या इसी को कहते हैं 16 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 16 डिग्री चैनल जो है वो सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट को दो भागों में डिवाइड करता है। उत्तर वाले भाग, जो उत्तर वाला भाग है इसको कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, इसको कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। और जो दक्षिण वाला भाग है, ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। मैं कन्याकुमारी मिटा दे रहा हूं, ठीक है। इसको कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री, यहां पे लिख लीजिएगा दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। तो जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यानी 16 डिग्री जो चैनल है वो सह्याद्री को दो भागों में डिवाइड करती है। उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी भाग को कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। अब जो उत्तरी सह्याद्री है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो महाराष्ट्र में पड़ती है जिसका नाम हो जाता है कालसुबोई। यहां पे लिख लीजिए, ये जो उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है इसको कहते हैं कालसुबोई, कालसुबोई। और ये कहां पड़ती है, ये महाराष्ट्र में पड़ती है। तो यहां पे लिख लीजिएगा महाराष्ट्र, ठीक है।
और जो दक्षिणी सह्याद्री है इसमें दो चोटियां मुख्यतः पड़ती हैं। इसकी ऊंचाई भी लिख लीजिए, कालसुबोई की। कालसुबोई की ऊंचाई हो जाती है, कालसुबोई की ऊंचाई हो जाती है 1646 मीटर, ठीक है। और जो दक्षिणी सह्याद्री है इसमें दो चोटियां प्रायः जो पूछी जाती हैं, एक चोटी जो कर्नाटक में पड़ती है उसको कहते हैं कुद्रेमुख, इसको कहते हैं कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई है 1892 मीटर, ठीक है। और ये जो कुद्रेमुख है ये कहां पर अवस्थित है, ये कर्नाटक में अवस्थित है, तो यहां पे लिख लीजिएगा कर्नाटक, ठीक है। तो देखिए उत्तरी सह्याद्री को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश इसलिए कि भारत की जो अवस्थिति है वो तो उत्तरी गोलार्ध में है, और भारत की अवस्थिति कहां से कहां तक है मैं पढ़ाया था आप लोगों को 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो जब हम लोग 16 डिग्री की बात करेंगे तो ये कहीं यहीं पर आएगा, ठीक है। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 16 डिग्री चैनल सह्याद्री को यानी पश्चिमी घाट को दो भागों में डिवाइड करता है। एक हो जाता है उत्तरी सह्याद्री, दूसरा हो जाता है दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में एक चोटी पड़ती है जो कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको कहते हैं कालसुबोई, जिसका विस्तार महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कुल कितनी है 1646 मीटर, ठीक है। अब दक्षिणी सह्याद्री की बात करते हैं तो ये जो हमारा पार्ट है, ये पूरा पार्ट ये हो जाता है दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री में एक चोटी जो पड़ती है उसको कहते हैं कुद्रेमुख, जो कि लौह अयस्क उत्पादन के लिए सबसे फेमस है। अभी मैं इसकी परिचर्चा करूंगा। तो कुद्रेमुख कर्नाटक में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई हो जाती है 1892 मीटर, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पीक है, जो पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी वरन दक्षिणी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, उसको कहते हैं हम लोग, ये हो जाती है, इस चोटी का नाम है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इस चोटी को कहते हैं, ये जो चोटी है इसका नाम हो जाता है अनाई मुड़ी, इसको कहते हैं अनाई मुड़ी। और अनाई मुड़ी की जो हाइट हो जाती है वो हो जाती है 2695 मीटर, 2695 मीटर। तो अगर आप लोग देखें तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है अनाई मुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और पूरे पश्चिमी घाट की अगर सबसे ऊंची चोटी यही होगी, दक्षिणी सह्याद्री की भी सबसे ऊंची चोटी यही होगी, और पूरे प्रायद्वीपीय भारत की अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो वो भी अनाई मुड़ी ही होगी, जो कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी होती है, जो कि अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों से सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, जो कि इसके विस्तार से बनते हैं, तो मैं आप लोगों से बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आप लोगों से यह पूछा जाएगा कि जो पश्चिमी घाट है उसकी अवस्थिति, उसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो वो हो जाएगा ताप्ती नदी बेसिन से लगाकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, जिसको 16 डिग्री चैनल बोलते हैं, वह पश्चिमी घाट को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। जो उत्तर वाला भाग हो जाता है उसको कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, जो दक्षिण वाला भाग हो जाता है इसको कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है कालसुबोई, जिसकी अवस्थिति महाराष्ट्र राज्य में है और जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है, ठीक है। अब दक्षिणी सह्याद्री की हम लोग बातें करते हैं, तो दक्षिणी सह्याद्री में हम लोग दो पीक यानी दो चोटियां हम लोग को ध्यान में रखनी है। पहली चोटी हो जाती है कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है, जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। तीसरी जो चोटी है, जो कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत, पूरे पश्चिमी घाट और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, उसको कहते हैं अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी की जो ऊंचाई हो जाती है वो हो जाती है 2695 मीटर। तो ये हो गया पूरा पश्चिमी घाट, जहां से ये क्वेश्चन इसके विस्तार से बनते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि पश्चिमी घाट में जो जो प्रमुख दर्रे अवस्थित हैं, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में जो जो भी दर्रे थे उसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पश्चिमी घाट में कौन से दर्रे स्थित हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे।
देखिए मैं मैप फिर से ड्रा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये है पश्चिमी घाट अपना। ठीक है, देखिए ये जो पश्चिमी घाट है इसमें प्रायः 3 दर्रे की अवस्थिति जो है वो भारत के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। एक जो दर्रा है, देखिए पहले जितने भी दर्रे हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर हम लोग इसको सविस्तार पढ़ लेंगे। देखिए पश्चिमी घाट में प्रायः हम लोग को 3 दर्रे पढ़ने हैं। पहला हो जाता है थाल घाट, थाल घाट। दूसरा हो जाता है भोर घाट, और तीसरा हो जाता है जो कि दक्षिण में अवस्थित है, उसको कहते हैं पाल घाट, पाल घाट। और एक और दर्रा जो पढ़ना है, जब हम लोग सैनकोट घाट एक और दर्रा है, जब हम लोग अनाई मुड़ी की पहाड़ियाँ जब हम लोग अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे तब उसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी भी इसको लिख दे रहा हूँ। उसका नाम है सैनकोट घाट, सैनकोट घाट। ठीक है, तो ये कुल 4 दर्रे हैं जो हम लोगों को पश्चिमी घाट में पढ़ने हैं। और ये जो 3 दर्रे हैं ये तो बहुत भारत के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए मैं मैप में आप लोगों को समझाता हूं कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और कैसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट से। देखिए ये है अपना पश्चिमी घाट, जिसका विस्तार ताप्ती नदी बेसिन से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अब देखिए यह जो थाल घाट है यहाँ पे है मुंबई, ध्यान से देखिएगा, ये है मुंबई, और यहाँ पे है कोलकाता, कोलकाता है। और ये पड़ता है यहाँ पे नासिक, यहाँ पे है पुणे, और यहाँ पे है चेन्नई। ठीक है, और यहाँ पे है कोच्चि, और नीचे पड़ेगा त्रिवेंद्रम, यहाँ पे पड़ेगा मदुरई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये है मुंबई, ये है नासिक, और ये है कोलकाता। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कोलकाता, और यहाँ पे है मुंबई, ये हो जाता है पुणे, और ये जो हो जाता है इसको कहते हैं चेन्नई। देखिए यहां पे जो दर्रा की अवस्थिति है, यहां पे एक दर्रा है जिसको कहते हैं, ये जो पास है, ये जो आप लोग दर्रा देख रहे हैं इसको कहते हैं थाल घाट। यहां पे लिख लीजिए थाल घाट। तो थाल घाट की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए थाल घाट भारत की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए यह घाट जो है थाल घाट, ये पश्चिमी घाट में अवस्थित है, और यह मुंबई को नासिक से और मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। यानी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मुंबई को नासिक से या मुंबई को कोलकाता से, मुंबई को नासिक से और मुंबई को कोलकाता से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो वो कौन सा दर्रा हो जाएगा? थाल घाट। ठीक है, अगर एक दर्रा और यहां पर अवस्थित है, यहां पे, इसकी अवस्थिति कुछ ऐसे है, तो ये जो दर्रा है इसको कहते हैं भोर घाट। थाल घाट, भोर घाट। देखिए ये जो भोर घाट है ये मुंबई को पुणे से और मुंबई पुणे होते हुए ये चेन्नई से जोड़ता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए भोर घाट मुंबई को किससे जोड़ता है, तो चेन्नई से जोड़ता है, और थाल घाट मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो वो हो जाएगा थाल घाट, और उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा दर्रा जोड़ता है जो कि पश्चिमी घाट में अवस्थित है, तो उसको कहेंगे भोर घाट। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन यहां से प्रायः बनते हैं। एक हो जाता है थाल घाट जो कि मुंबई से, मुंबई को नासिक से और मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। दूसरा हो जाता है ये है भोर घाट जो कि मुंबई को पुणे से और पुणे होते हुए चेन्नई से जोड़ता है। ठीक है, तीसरा जो दर्रा है वो है यहाँ पे,
ठीक है। और देखिए आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे अगर, तो ये था उत्तरी सह्याद्री, जो ये था 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो उत्तर वाला क्षेत्र था वो था उत्तरी सह्याद्री। तो ये जो दोनों दर्रे हैं ये उत्तरी सह्याद्री में आते हैं। थाल घाट, भोर घाट, ये जो दोनों दर्रे हैं ये उत्तरी सह्याद्री में आते हैं, उत्तरी सह्याद्री में आते हैं, ठीक है। तो थाल घाट और भोर घाट उत्तरी सह्याद्री में अवस्थित है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री में एक दर्रा अवस्थित है। ये जो दर्रा है इसको कहते हैं पाल घाट, पाल घाट। और पाल घाट किसको किससे जोड़ता है, तो ये है कोच्चि, ये है कोच्चि, और ये है चेन्नई। तो पाल घाट जो है कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ये रूट है, तो मतलब पाल घाट कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। तो हम लोग अब तक क्या पढ़े हैं कि जो पश्चिमी घाट में जो दर्रे हैं, 2 दर्रे उत्तरी सह्याद्री में स्थित हैं और 2 दर्रे दक्षिणी सह्याद्री में स्थित हैं। देखिए एक दर्रा तो मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, पाल घाट, और एक बचा है सेनकोट घाट। इसको तब पढ़ेंगे जब हम लोग अनाई मुड़ी की पहाड़ियां पढ़ेंगे, तब हम लोग इस सेनकोट घाट को पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोगों ने 3 दर्रा पढ़ा। पहला था थाल घाट, जो कि मुंबई को कोलकाता से जोड़ा, या तो मुंबई को नासिक से पूछ ले, ये इसका भी आंसर थाल घाट होगा। अगर मुंबई को कोलकाता से पूछ ले तब भी इसका आंसर थाल घाट होगा। अगर आप लोगों से पूछ ले कि पश्चिम से पूरब की ओर कौन सा दर्रा जोड़ता है जो कि पश्चिमी घाट में अवस्थित है, यानी सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है, तो उसका नाम हो जाता है थाल घाट। अगर आप लोगों से पूछ ले कि मुंबई से चेन्नई को या मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो उसका आंसर हो जाएगा भोर घाट, ठीक है। या आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो दर्रा है जो कि पश्चिमी घाट में अवस्थित है वो कौन सा दर्रा है, तो वो हो जाएगा भोर घाट। और ये जो दोनों दर्रे हैं थाल घाट और भोर घाट, यह उत्तरी सह्याद्री में स्थित है। और जो ये पाल घाट है जो कि कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है, यह दक्षिणी सह्याद्री में स्थित है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर, ठीक है। तो अगला टॉपिक हो जाता है हम लोग का पूर्वी घाट। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे पश्चिमी घाट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्वी घाट। तो मैं रब कर देता हूं और आप लोग इसी तरफ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए ये जो पूर्वी घाट की जो स्थिति है, थोड़ा मैप मेरा रफ है, इसको माइंड मत करिएगा। जो पूर्वी घाट की जो स्थिति है वो यहां पे है महानदी, ठीक है। ये है महानदी, और यहां पे है तमिलनाडु, तो पूर्वी घाट जो है महानदी बेसिन से लेके तमिलनाडु तक फैला हुआ है, और यह एक टूटे फूटे श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है। मतलब यह कंटिन्यूअस नहीं है, इसका विस्तार महानदी बेसिन से लेकर, यहां पे लिख लीजिए महानदी बेसिन, महानदी बेसिन से लगाकर तमिलनाडु तक इसकी अवस्थिति है। और यह कंटिन्यूअस श्रृंखला के रूप में नहीं है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। क्यों हो जाता है कि इधर से जो पश्चिम की ओर से आने वाली जो नदियां हैं वो इसको अपर्दित कर देती हैं और इसको काट छांट देती हैं, ठीक है। इसीलिए यह कंटिन्यूअस रेंज में नहीं आता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो पूर्वी घाट है इसका प्राचीनतम नाम क्या था, इसको प्राचीनतम नाम था इसका महेंद्रगिरी पर्वत। तो यहां पे हेडिंग आप लोग डाल लीजिए पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट का प्राचीन नाम क्या था, महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत,
और महेंद्रगिरी चोटी भी एक है जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हम लोग ये देख लेते हैं कि पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो पूर्वी घाट का विस्तार महानदी बेसिन से लगाकर तमिलनाडु तक है। ठीक है, और यह डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि जो पश्चिम से आने वाली नदियां हैं इसको अपर्दित कर देती हैं और इसको इरोड कर देती हैं, जिसके कारण यह छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, पहली बात ये हो चुकी। अब देखते हैं कि पूर्वी घाट में कि हम लोग सबसे ऊंची चोटी जो है और कुछ प्रमुख चोटियां जो पूर्वी घाट से पूछी जाती हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर है उड़ीसा, और उड़ीसा में एक जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है उसको कहते हैं महेंद्रगिरी। ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई हो जाती है 1502 मीटर। 1502 मीटर। तो ये जो महेंद्रगिरी है वो किस राज्य में अवस्थित है? ये है उड़ीसा में, इसकी अवस्थिति है उड़ीसा राज्य में। देखिए, तो महेंद्रगिरी पर्वत जो कि पूर्वी घाट में अवस्थित है, इसकी कुल ऊंचाई 1502 मीटर है। यह पर्वत पूर्वी घाट की सर्वोत्तम चोटी है, सर्वोच्च शिखर है ये पूर्वी घाट का। इसके बाद एक शिखर आप लोगों को पढ़ना है जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। यहां पे इसको कहते हैं अरमाकोंडा। अरमाकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। ठीक है, तो पूर्वी घाट में कुल 2 चोटियां पढ़नी है हम लोग को, और भी हम लोग चोटियां पढ़ेंगे, लेकिन अगर पूर्वी घाट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही 2 चोटियां इंपॉर्टेंट हो जाती है, महेंद्रगिरी और अरमाकोंडा। तो महेंद्रगिरी उड़ीसा राज्य में अवस्थित है जिसकी ऊंचाई 1502 मीटर हो जाती है। अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो पूर्वी घाट है, पीएससी में एक स्टेटमेंट आता है कि पूर्वी घाट क्या कंटिन्यूअस रेंज में फैला हुआ है या डिसकंटिन्यूअस। तो इसका आंसर हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि पश्चिम की ओर से आने वाली नदियां इसको इरोड कर देती हैं। इरोड मतलब अपर्दित कर देती हैं। ठीक है, और पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है वो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1502 मीटर। और एक राज्य जो एक दूसरी ऊंची चोटी है जिसको अरमाकोंडा कहते हैं वो हो जाती है आंध्र प्रदेश में, उसकी अवस्थिति। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि पश्चिमी घाट हम लोग पढ़ चुके हैं, पूर्वी घाट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। तो हेडिंग डालिए नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियां पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट घाट हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यह कहां पे इनका संगम होता है। मतलब कहीं ना कहीं तो ये मिलते होंगे, मिलते हुए प्रतीत होंगे। मिलते तो नहीं है लेकिन इसको मिलते हुए प्रतीत होते हैं ये दोनों घाट। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैप में ड्रा कर दे रहा हूं फिर से ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, ये था अपना पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट जो कि डिसकंटिन्यूअस रेंज में फैला हुआ है। तो ये जहां इनका ज्वाइंट है, ये जो ज्वाइंट है इसको कहते हैं नीलगिरी। मतलब पश्चिमी घाट, यहां पे लिख लीजिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं, जहां उनका जंक्शन है, उसको कहते हैं नीलगिरी पर्वतमाला। इसको कहते हैं नीलगिरी पर्वतमाला।
पर्वतमाला। ठीक है, देखिए अब इसकी अवस्थिति मैं यहाँ पे अलग से शो कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे आप लोग को आसानी से समझ में आएगी। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन है भारत का, इसको बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये है अपना पश्चिमी घाट और इधर से आ रहा है अपना पूर्वी घाट। ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसको कहते हैं नीलगिरी, इसका नाम हो जाता है नीलगिरी। थोड़ा मैं रब कर रहा हूँ, आप लोगों को समझने के दृष्टिकोण से ये अच्छा हो रहेगा ताकि मैं अलग से इसको आप लोगों को पढ़ा सकूं। देखिए ये है नीलगिरी, ठीक है, और यह प्रायद्वीपीय भारत, यह नीलगिरी पड़ती है और इसका विस्तार 3 राज्यों में है। ठीक है, नीचे अगर इधर देखेंगे तो यह है केरला, अगर इस साइड देखेंगे आप लोग तो ये हो जाता है तमिलनाडु, और इधर ऊपर की ओर देखेंगे तो ये हो जाता है कर्नाटक। मतलब नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वह 3 राज्यों में फैली हुई हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, अब जो इसकी नीलगिरी की जो सर्वोत्तम चोटी है जिसको कहते हैं हम लोग अनाई, जिसको कहते हैं डोडा बेटा, तो यहां पे लिख लीजिए, मैं थोड़ा रब और कर देता हूं। देखिए ये हो गया नीलगिरी। अब मैं स्टेट वाइज आप लोग को पढ़ा देता हूं। देखिए ठीक है, ये देखिए ये है कर्नाटक, ठीक है, और ये है केरल और ये है तमिलनाडु। ध्यान से समझिएगा, यहां पर कहीं नीलगिरी की अवस्थिति है। ठीक है, और नीलगिरी यहीं पर अवस्थित है, यह है नीलगिरी पर्वतमाला। और नीलगिरी क्या करती है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। ये तो क्लियर है आप लोग को, वहां पे मैं दर्शा चुका हूं। अब ये जो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है डोडा बेटा। ठीक है, ये जो आप लोग चोटी देख रहे हैं इसका नाम हो जाता है डोडा बेटा। डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी व प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट पीक है। इतना क्लियर हो गया? तो डोडा बेटा जो कि नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी अवस्थिति तमिलनाडु, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोडा बेटा किस राज्य में अवस्थित है। तो अगर आप मैप से नहीं पढ़े रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। डोडा बेटा की जो अवस्थिति है वो तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तो नीलगिरी की सर्वोत्तम जो सर्वोच्च शिखर है वो है डोडा बेटा, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसकी अवस्थिति तमिलनाडु राज्य में है। तो ये हो गया नीलगिरी से क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है। अब अगर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है नीलगिरी से कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन कहाँ है, तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ के मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। ठीक है, अब दक्षिण भारत का एकमात्र जो हिल स्टेशन है, वैसे तो बहुत हिल स्टेशन है लेकिन यहां पर जो नीलगिरी में पड़ता है उसको कहते हैं ऊटक मंडलम। तो दक्षिण भारत का एकमात्र हिल स्टेशन यानी स्वास्थ्यवर्धक स्थल। ठीक है, हिल स्टेशन को हिंदी में कहते हैं स्वास्थ्यवर्धक स्थल। तो दक्षिण भारत का जो एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि नीलगिरी पर्वत रेंज में पड़ता है उसको कहते हैं ऊटी, जो कि यहाँ पे अवस्थित है। देखिए ऊटी ऐसी जगह स्थित है जहां पर तीनों राज्य आप लोग को मिल जाएगा। ये जो ज्वाइंट है हो रहा है ना, ये तो देखिए इसकी ऊटी की अवस्थिति 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, जैसे नीलगिरी की अवस्थिति 3 राज्यों में है वैसे ही ऊटी की अवस्थिति भी ठीक उसके बीचों बीच पड़ता है। तो ऊटी की अवस्थिति तीनों राज्यों में है और यह है ऊटी। ठीक है, तो ऊटी जो है वो भारत के 3 राज्यों में इसका विस्तार क्षेत्र है और ऊटी जो है नीलगिरी की पहाड़ियों का एकमात्र हिल स्टेशन है यानी स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। तो इसको लिख लीजिए, इसको कहते हैं दक्षिण भारत का
दक्षिण भारत का हिल स्टेशन, दक्षिण भारत का हिल स्टेशन, ठीक है। तो ऊटी जो है दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है जो कि नीलगिरी पर्वत शिखर में पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया नीलगिरी के बारे में। और नीलगिरी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आप लोग को बता चुका हूं। देखिए क्या ये क्वेश्चन बनता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। नीलगिरी पर्वत जो है, जो नीलगिरी पर्वत शिखर है, वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का समायोजन है। मतलब जहां आगे वो ज्वाइंट होते हैं उसको कहते हैं नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम हो जाता है डोडा बेटा, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली अभी हम लोग पढ़ेंगे। और जो नीलगिरी पर्वत है यह, इसमें एक स्थान स्थित है जिसको कहते हैं ऊटी। और ऊटी दक्षिण भारत का नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में अवस्थित एकमात्र हिल स्टेशन यानी स्वास्थ्यवर्धक स्थल है, जिसका नाम हो जाता है ऊटी, ठीक है। इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले पर्वत श्रृंखला के बारे में, जो कि है अनाईमुड़ी की पर्वत श्रृंखला, यानी अनाईमलाई की पर्वत श्रृंखला। देखिए मैं बस दक्षिण भारत का मैप ड्रा कर रहा हूं, ठीक। देखिए ये था अपना पश्चिमी घाट और ये था अपना पूर्वी घाट, ठीक है। और यहां पर था नीलगिरी, ठीक है। मैं ऐसे ड्रा कर रहा हूं, ये है नीलगिरी। और नीलगिरी के दक्षिण में अगर आप लोग देखेंगे, ये थोड़ा नीचे और आएगा, नीलगिरी के दक्षिण में एक पर्वतमाला है जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं अनाईमुड़ी की पर्वतमाला, अन्नामलाई की पर्वतमाला, ठीक है। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो अन्नामलाई की जो पर्वत श्रृंखला है वो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में अवस्थित है, ठीक है। और अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, इसको कहते हैं हम लोग, यहाँ पे जो है अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी होती है, इसको कहते हैं अनाईमुड़ी। यहाँ पे लिख लीजिए अनाईमुड़ी की पर्वत श्रृंखला, अनाईमुड़ी चोटी, ठीक है। ये अन्नामलाई की पर्वत श्रृंखला है जिसमें अनाईमुड़ी चोटी अवस्थित है। और यह, इसकी ऊंचाई हो जाती है 2695 मीटर, ठीक है। और यह अनाईमुड़ी जो चोटी है, यह पूरे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, जिसको पश्चिमी घाट की भी सर्वोच्च चोटी कहेंगे, जिसको हम लोग दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कहेंगे, या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाती है, अनाईमुड़ी, जो कि कहां पर अवस्थित है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है, ठीक है। अब इसका अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यह किस राज्य में अवस्थित है, तो मैं यहां पे अलग से एक मैप शो कर रहा हूं। देखिए ये था केरला, ये था तमिलनाडु। तो जो अन्नामलाई की जो पर्वत श्रृंखला, यहां पे था नीलगिरी, यहां पे है अन्नामलाई, ठीक है, जो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है। लेकिन इसकी जो चोटी है, जो अनाईमुड़ी, वो केरल राज्य में अवस्थित है। और जो डोडा बेटा था वो कहां पे अवस्थित था, वो तमिलनाडु में। तो यहां पे अंतर आ जाता है कि डोडा बेटा जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, वो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। और जो अनाईमुड़ी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, वो केरल राज्य में पड़ती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अन्नामलाई की जो सर्वोच्च चोटी है, जिसको अनाईमुड़ी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, वो केरल राज्य में स्थित है। भले मैं यहां शो कर रहा हूं, लेकिन वो केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। ये तो समझने की दृष्टिकोण से मैं यहां पे ड्रा किया हूं, ठीक है, लेकिन उसकी अवस्थिति केरल राज्य में स्थित है। और डोडा बेटा जो कि नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर है, वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए मैंने कहा था कि मैं जब अन्नामलाई की पहाड़ियां पढ़ाऊंगा तो मैं एक दर्रा भी बताऊंगा। देखिए यहां पे है
यहाँ पे है सैनकोट घाट, ठीक है। अब ये सैनकोट घाट क्या है? सैनकोट घाट एक तरह का दर्रे का ही निर्माण करता है। देखिए जो पश्चिमी घाट और जो अन्नामलाई, ये है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट और अन्नामलाई के बीच में एक गैप पाया जाता है। पश्चिमी घाट, ये जो है पश्चिमी घाट और अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला के बीच में एक गैप पाया जाता है जिसको कहते हैं सैनकोट गैप, सैनकोट गैप, ठीक है। और वह ये जो सैनकोट गैप है यह इधर केरल के त्रिवेंद्रपुरम को, यहाँ पे लिख लीजिए त्रिवेंद्रपुरम, त्रिवेंद्रपुरम को, केरल के त्रिवेंद्रपुरम को इधर मदुरई से जोड़ता है। यहाँ पे है मदुरई, यहाँ पे कहीं लिख लीजिए आप लोग मदुरई, मदुरई, ठीक है। तो केरल के त्रिवेंद्रपुरम को मदुरई से कौन सा गैप जोड़ता है? तो उसको कहते हैं सैनकोट गैप, जिसकी अवस्थिति है पश्चिमी घाट और अन्नामलाई की जो पर्वत श्रृंखला है उसके बीच में इसकी अवस्थिति है, जिसका नाम हो जाता है सैनकोट गैप। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सैनकोट गैप की स्थिति कहाँ पे है? तो सैनकोट दर्रा या सैनकोट गैप कहाँ पे अवस्थित है? पश्चिमी घाट और अन्नामलाई की जो पर्वत श्रृंखला है उसके बीच में सैनकोट गैप अवस्थित है। और यह किसको किससे जोड़ता है? तो यह त्रिवेंद्रपुरम को मदुरई यानी मदुरई से जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मदुरई है, यहाँ पे त्रिवेंद्रपुरम है, ये त्रिवेंद्रपुरम को मदुरई से जोड़ता है। वैसे अगर पाल घाट देखते थे तो पाल घाट ऊपर था, पाल घाट किसको जोड़ता था? कोच्चि को, यहाँ पे था चेन्नई, तो कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता था पाल घाट। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए सैनकोट घाट किसको किससे जोड़ता है, तो ये जोड़ता है त्रिवेंद्रपुरम को मदुरई से, ठीक है। तो मैं रब कर देता हूं ताकि आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें आप लोगों को आसानी हो सके। इतना तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अनाई मुड़ी में एक चीज और हम लोग को पढ़ना है। देखिए अनाई मुड़ी में एक चीज और हम लोग को पढ़ना है। जैसे हम लोग पूछ लिया जाता है कि जो अनाई मुड़ी की पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार किन दो राज्यों में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु और केरल में, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अनाई मुड़ी जो कि अन्नामलाई की पर्वत श्रृंखलाओं में अवस्थित है, तो अन्नामलाई का विस्तार किन दो राज्यों में है, तो उसका आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु, ठीक है। लेकिन अगर नीलगिरी की पूछ लिया जाए तो उसकी अवस्थिति 3 राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है। ये यहां से आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है, इसकी अवस्थिति पूछ लेगा, इसकी अवस्थिति पूछ लेगा, ठीक है। अब एक चीज जो छूट चुका था वो मैं थोड़ा बताने वाला हूं आप लोगों को। देखिए ये था पश्चिमी घाट, ये था पूर्वी घाट, ठीक है। और यहां पे था आप लोगों का नीलगिरी की पहाड़ियां, और यहां पे थी क्या, इसको क्या कहते हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियां। अब अन्नामलाई की पहाड़ियों से ही 2 पहाड़ियां निकलती हैं, एक दक्षिण में आ जाती है और एक उत्तर की ओर जाती है। तो जो दक्षिण में आ जाती है इसको कहते हैं इलायची की पहाड़ियां। यहां पे लिख लीजिए इलायची की पहाड़ियां, इलायची की, मैं इसको रब कर रहा हूं, पहाड़ियां, या इंग्लिश में इसको कहते हैं कार्डमम हिल, यानी इंग्लिश में इलायची को कार्डमम कहते हैं, तो कार्डमम हिल कहते हैं इलायची की पहाड़ियों को। तो ये जो इलायची की पहाड़ियां हैं ये अन्नामलाई की पहाड़ियों से ही निकली हुई हैं, ठीक है। और जो उत्तर की ओर जो पहाड़ी निकली है ये जो अन्नामलाई की पहाड़ियों से, इसको कहते हैं पालनी हिल, पालनी की पहाड़ियां, ठीक है। तो दो पहाड़ियां निकलती हैं अन्नामलाई की पहाड़ियों से, एक निकलती है इलायची की पहाड़ी जिसको कार्डमम हिल कहते हैं, दूसरी निकलती है पालनी की पहाड़ियां जो कि उत्तर में उसका विस्तार है। तो ये जो इलायची की पहाड़ियां हैं ये दक्षिण भारत का यानी पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, ठीक है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है उसका नाम हो जाता है, यहां पे लिख लीजिए, भारत की सबसे दक्षिणतम
पहाड़ी कौन सी हो जाती है? इलायची की पहाड़ी। दक्षिणतम पहाड़ी ये हो जाती है इलायची की पहाड़ी। अगर इलायची की पहाड़ी के बारे में पूछ लिया जाए तो ये आप लोग कह दीजिएगा कि इलायची की पहाड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी का ही दक्षिणतम विस्तार है और पालिनी की पहाड़ी उत्तरतम विस्तार है, ठीक है। और इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में इसकी अवस्थिति है? तो देखिए यहाँ से ये इधर निकल, अब देखिए मैं इसको समझा रहा हूँ, आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा। ये है केरल राज्य, तो अगर इधर इस साइड ये निकल रही है तो इसकी अवस्थिति किस राज्य में होगी? केरल में। तो इलायची की पहाड़ियाँ पूरी तरीके से केरल में अवस्थित हैं और जो पालिनी की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ किस राज्य में हो जाएंगी? ये हो जाएगी पालिनी की पहाड़ी। तो पालिनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं और इलायची की पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित इसकी हो जाएगी? केरल में, ठीक है। और इलायची की पहाड़ियाँ जो हैं वो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत की जो सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है वो किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? इलायची की पहाड़ी। और किस राज्य में इसकी अवस्थिति है? केरल राज्य में। अगर पालिनी की पहाड़ी पूछ लिया जाए कि पालिनी की पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थिति है, तो पालिनी की पहाड़ियों की अवस्थिति तमिलनाडु राज्य में हो जाएगी। और पालिनी की पहाड़ियाँ उत्तरतम विस्तार है किसका? अन्नामलाई की पहाड़ियों का उत्तरतम, मतलब यहीं से इनका उद्गम हुआ है, मतलब यहीं से ये पहाड़ियाँ निकली हुई हैं और इलायची की पहाड़ियाँ यहाँ से निकली हुई हैं, ठीक है। तो ये था पूरा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अवस्थित जितने भी दर्रे हैं मैंने आप लोग को बता दिया। नीलगिरी की पर्वत श्रृंखला बता दिया, अन्नामलाई की पर्वत श्रृंखला बता दिया। कल से मैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, विंध्यन पर्वत श्रृंखला और अरावली पर्वत श्रृंखला और जितने भी पठारी क्षेत्र हैं उसका मैं वर्णन अगले 2 लेक्चर में करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है और इस पूरे टॉपिक को पढ़ाने में कम से कम 3 लेक्चर लगने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जितना भी बता रहा हूँ सब PSC लेवल का बता रहा हूँ, एक भी टॉपिक में छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। तो अगर हम लोग का प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा हो और पढ़ाने की शैली आप लोग को अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और जो भी त्रुटियां हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिए। मैं देखता हूं कमेंट आप लोग का, लेकिन किसी का कमेंट नहीं आता है, तो जो भी त्रुटियां हैं उसको कमेंट बॉक्स में पिन करिए, ठीक है। तो ऐसे ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।